So this chi is known as electric susceptibility, and we have multiplied with epsilon naught to keep it dimensionless. So basically this quantity tells us that a material is how sensitive it is for applied electric field. ठीक है, तो अगर ये P की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हो तो E इक्वल टू के ई, ये P की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, E से E कैंसिल, क्या आएगा 1 इक्वल टू के माइनस का ई. So from here k equal to 1 plus chi. So this is a relation between dielectric constant and electric susceptibility. ठीक है जी. इसके बाद भी नेक्स्ट पॉइंट है अब कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक. तो भी हम पहले कर चुके हैं कि अगर मान लो तो हम ये पहले कर चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई एक ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है विद प्लेट एरिया ए, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स डी, तो इसकी कैपेसिटेंस होती है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी. लेकिन अगर मान लो हम इसके प्लेट्स के बीच का जो स्पेस है वो अगर हम पूरा डाइलेक्ट्रिक से भर दें, लेट द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड विद सम डाइलेक्ट्रिक, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के. लेट द स्पेस इज फिल्ड विद सम मटेरियल of dielectric constant K. तो फिर कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा इससे भी, तो वो हमने देखना है इसमें. तो देखो जब हमने डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दिया तो कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा. ये यहाँ पे कोई गैप हमने जानबूझ के दिखाया है, ये वाला गैप, अदरवाइज ये गैप यहाँ पे नहीं है. द स्पेस इज फुल्ली फिल्ड विद द मटेरियल. तो अगर एक बार हम ये डाइलेक्ट्रिक भरने से पहले वाली सिचुएशन देखें, मान लो हमने इस प्लेट को चार्ज क्यू दिया और इसको माइनस क्यू, तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा और यहाँ पे माइनस सिग्मा, और फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई नॉट. तो ई नॉट की वैल्यू होती है अभी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्यू बाई ए. तो ये होता है, ठीक है. नाउ सपोज वी fill this dielectric in the space between the plates. तो डाइलेक्ट्रिक फिल करने से क्या होगा अभी, अब जो डाइलेक्ट्रिक है इस पे यहाँ पे चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे, यहाँ पे यहाँ प्लस क्यू वाई और यहाँ पे माइनस क्यू वाई. तो फिर ये भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में ई आई.
तो फिर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अंदर वो कम हो जाएगा, और इसकी वैल्यू होती है भी E0/K। ये हम पहले देख चुके हैं, इसकी वैल्यू होती है E0/K, ये वाला, ठीक है। तो अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, और फिर जो पोटेंशियल डिफरेंस है प्लेट्स के बीच वो अब हो जाएगा E/D। तो E की वैल्यू पुट कर दो, और फिर जो न्यू कैपेसिटेंस आएगी सपोज C', तो कैपेसिटेंस होती है Q/V। तो Q/V की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी K∈A/T। So new capacitance becomes K times old capacitance ε0A/D, जो C के बराबर है। So when the whole space between the plates is filled with dielectric, the capacitance increases and becomes K times. So capacitance increases, ठीक है भी। इसके बाद अभी ये इंड्यूस्ड चार्ज की वैल्यू कितनी होगी अगर वो हम निकालना चाहें, तो इसमें जैसे ये फार्मूला होता है E=E0 - EI, और ये अगर इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी सिग्मा आई है माइनस सिग्मा आई, तो फिर EI की वैल्यू होती है σI/ε0, यानी σIQI/A। तो अगर यहाँ पे पुट कर दें E की वैल्यू E0/K, तो यहाँ से EI आ जाएगा E0 1 - 1/K, और फिर EI की वैल्यू पुट कर दो अगर QI/A/0, और E0 की वैल्यू Q/A/0। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से QI आ जाएगा Q × 1 - 1/K। So this is a value of induced charge। और अगर केवल एप्सिलॉन नॉट काटें हम, तो फिर QI/A सिग्मा I हो जाएगा, और Q/A सिग्मा हो जाएगा। तो फिर ये रिलेशन आ जाएगी, तो सिग्मा I = सिग्मा × 1 - 1/K, ठीक है भी। अच्छा, का टोटल चार्ज हम देखें यहाँ पे कितना है, टोटल चार्ज ऑन द लेफ्ट सरफेस। तो लेफ्ट सरफेस का मतलब है ये वाला सरफेस प्लस ये वाला सरफेस, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई गैप नहीं होगा तो ये दोनों आपस में मिले हुए होंगे। तो फिर जो नेट चार्ज है ऑन दिस, तो लेट्स कॉल इट लेफ्ट सरफेस। तो नेट चार्ज ऑन
लेफ्ट सरफेस, तो ये आएगा भी इस वाले सरफेस पे चार्ज है +Q, प्लेट प्लेट के सरफेस पे, और डाइलेक्ट्रिक के सरफेस पे -QI। तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, Q - QI। ये QI की वैल्यू पुट कर दो अगर, तो आ जाएगा Q/K। और ऐसे ही अगर नेट चार्ज यहाँ पे निकालो राइट सरफेस पे, इन दोनों को मिला के, तो यहाँ पे चार्ज आएगा -Q/K। तो नेट चार्ज ऑन राइट सरफेस ये आ जाएगा -Q/K। ठीक है, अब इस पे कुछ क्वेश्चन लेते हैं भी। ये क्वेश्चन नंबर 31, पेज नंबर 66 पे। Calculate the area of paper required to construct a parallel plate capacitor of 0.00 microfarad if the dielectric constant of paper is this। तब इसमें फॉर्मूला फिर ये लग जाएगा C = K/0 A/D। तो फिर यहाँ पे हमें एरिया निकालना है, तो होगा CD/K/0। अब ये वैल्यू पुट कर दो भी, C की 0.004 माइक्रोफेरेड, और थिकनेस हो जाएगी ये 0.025, यानी जो सेपरेशन होगा प्लेट्स के बीच में वो इस पेपर की थिकनेस जितनी ही होगी। तो पेपर यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक का काम करेगा, तो थिकनेस बिटवीन द प्लेट्स विल बी इक्वल टू थिकनेस ऑफ पेपर, दैट इज 0.025 इंटू 10⁻³ mm में है ये, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 2.5, और ε0 की ये वैल्यू होती है भी। तो इसको सॉल्व करके आपका ये पास ही आंसर आना चाहिए। इसके बाद अभी क्वेश्चन नंबर 32। देख लो, बेसिकली कैपेसिटेंस इसमें बढ़ क्यों जाती है, तो कैपेसिटेंस इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/k टाइम हो जाता है, तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस भी 1/k टाइम हो जाएगा। फिर कैपेसिटेंस होती है Q/V, अगर V कम हो गया तो फिर कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों k टाइम्स कम हो जाते हैं। तो अभी क्वेश्चन नंबर 32, The plates of parallel plate capacitor are 1 centimeter apart। तो इसमें D दिया हुआ है 1 centimeter and area is 2 meter square। A potential difference of 6000 volt is applied and battery is disconnected। तो अभी हमने V1 6000 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई किया, उसको चार्ज किया, और चार्ज करने के बाद फिर बैटरी को हटा लिया, तो कितना चार्ज आएगा उस पर, तो चार्ज आ जाएगा C × V1। When a sheet of dielectric is inserted between the plates, the entire space is filled। और फिर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 2000 हो जाता है कि, तो फिर जो न्यू पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो गया, तो वो हो गया 2000 वोल्ट।
सो व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? तो अभी हमने क्या किया था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है भी वो 1/k टाइम हो जाता है, तो फिर k कितना आ जाएगा, v1/v2, यानी 6000/2000, तो 3 आ जाएगा भी ये। तो चार्ज क्यू ऑन ईच प्लेट, तो चार्ज यहाँ से आ जाएगा, ये वैल्यूज पुट कर दो। तो यहाँ से आपका ये आंसर आ जाना चाहिए 1.062 इंटू 10⁻⁻5 कूलम। फिर इसमें अभी थर्ड पार्ट, कैपेसिटेंस आफ्टर द इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, तो वो सी प्राइम हो जाएगी के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो के यहाँ पे 3 आ गया, एप्सिलॉन नॉट की है वैल्यू, एरिया 2, तो यहाँ से आ जाएगा 5.31 इंटू 10⁻⁻9 फेरेड, यानी 5.31 नैनो फेरेड। एंड ओरिजिनल कैपेसिटेंस सी, so that will be just epsilon naught a by d, तो वैल्यू पुट करके आ जाएगा ये 1.77 नैनो फेरेड। परमिटिविटी एप्सिलॉन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है अभी, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज आल्सो इक्वल टू रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। ये हमने जो फर्स्ट चैप्टर में किया था कूलम्ब्स लॉ वाले में, एंड दैट इज एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फिर यहाँ से एप्सिलॉन की वैल्यू आ जाएगी k इंटू एप्सिलॉन नॉट, k की वैल्यू 3 है और ये वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की, तो यहाँ से ये आंसर आ जाएगा 2.655 इंटू 10⁻⁻11 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है भी, तो ये फिफ्थ पार्ट हो गया भी। सिक्स पार्ट है भी, इंड्यूस्ड चार्ज ऑन ईच प्लेट, तो उसका फार्मूला ये था भी इंड्यूस्ड चार्ज का, क्यू आई इज इक्वल टू क्यू 1-1/k। तो क्यू की वैल्यू है 1.062 इंटू 10⁻⁻5, 1-1/3, k की वैल्यू 1/3, तो इतना आ जाएगा भी 7.08 इंटू 10⁻⁻6। फिर इसके बाद अभी ओरिजिनल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई नॉट, तो वो हो जाएगा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, या v1/d से भी निकाल सकते हैं। तो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा यानी ई नॉट, तो वो v1/d से भी निकाल सकते हैं। v1 6000 और d 1 सेंटीमीटर, तो आएगा 6 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर। और फिर बाद में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो 1/k टाइम हो जाएगा, तो E इक्वल टू ई नॉट बाई के। के की वैल्यू 3 है, तो अपॉन 3 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर। ठीक है,
अब नेक्स्ट पॉइंट है अभी कैपेसिटेंस विद मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स। मान लो जैसे हमारे पास कोई ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो हमने इसमें एक से ज़्यादा तरह की डाइलेक्ट्रिक्स फिल कर दी, से लाइक दिस। तो मान लो ये सेपरेशन D1 और यहाँ पे हमने डाइलेक्ट्रिक भर दी जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1। ये सेपरेशन D2 और इसमें हमने डाइलेक्ट्रिक फिल कर दी जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2 और इसमें K3 और ये सेपरेशन D3। प्लेट एरिया मान लो A है। तो व्हाट इज कैपेसिटेंस नाउ? तो आप कैपेसिटेंस क्या होगी भी? इसको करने के देखो दो तरीके हैं। अगर हम इसे कोई चार्ज क्यू दें इस प्लेट को और इसको माइनस क्यू दें, तो फिर इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इन द एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई नोट, तो ये होता है क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट, ये होता है भी। लेकिन जब हमने डाइलेक्ट्रिक्स भर दी तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर ई नोट बाई के हो जाता है। तो अब के यहाँ पे अलग अलग है तीनों का, तो फिर यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सपोज E1, तो E1 की वैल्यू हो जाएगी ई नोट बाई K1। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज E2। तो यानी जो डाइलेक्ट्रिक्स हैं उन किसी डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर K है तो फिर उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पहले ई नोट था तो बाद में ई नोट बाई के हो जाता है। तो फिर इसमें E1 ई नोट बाई K1 हो जाएगा, इसमें E2 ई नोट बाई K2 हो जाएगा, और इसमें E3 ई नोट बाई K3 हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ गए हैं अभी हर एक रीजन के अंदर। तो नाउ वी कैन फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो जैसे पोटेंशियल डिफरेंस होता है E इंटू डी। तो अगर हम लेफ्ट प्लेट से राइट प्लेट की तरफ जाएं तो पोटेंशियल कम होता जाएगा। तो पहले अगर हम फर्स्ट डाइलेक्ट्रिक को क्रॉस करेंगे तो पोटेंशियल विल ड्रॉप बाई E1 इंटू D1। फिर जब सेकंड डाइलेक्ट्रिक क्रॉस करेंगे तो पोटेंशियल विल फर्दर ड्रॉप बाई E2 D2 और फिर E3 D3। तो फिर ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा दोनों प्लेट्स के बीच का। और फिर जो कैपेसिटेंस होगी तो वो हो जाएगी Q अपॉन V। ठीक है। तो अब ये वैल्यू पुट कर दो। तो V की वैल्यू E1 D1 प्लस E2 D2 प्लस E3 D3। फिर ये E1 E2 E3 की वैल्यूज पुट कर दो। E नोट सब में से कॉमन आ जाएगा। और फिर ये E नोट की वैल्यू पुट कर दो भी।
Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा और फिर Q से Q कैंसिल, तो फिर कैपेसिटेंस आ जाएगी यहाँ से एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन D1 अपॉन K1 प्लस D2 अपॉन K2 प्लस D3 अपॉन K3। तो अब ये फार्मूला आ जाएगा कैपेसिटेंस का। ये तो हो गया अभी फर्स्ट मेथड। फिर सेकंड मेथड ये हो सकता है अभी, अब देखो यहाँ पे कैपेसिटर जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो हमने कैपेसिटेंस बतानी है इन दोनों पॉइंट्स के बीच से ए और बी के बीच। तो हमने कैपेसिटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो मान लो जो ये फर्स्ट पार्ट है इसकी कैपेसिटेंस है C1, सेकंड पार्ट की C2 और थर्ड पार्ट की C3। तो फिर हम C1 जो है दैट इज एंटायरली फिल्ड विद K1 और इसका सेपरेशन है D1। तो C1 को हम लिख सकते हैं K1 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन D1, और ऐसे ही C2 को लिख सकते हैं K2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन D2 और C3 को लिख सकते हैं K3 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन D3। और अब ये तीनों सीरीज में हो जाएंगे भी ए से बी के बीच, तो तीनों सीरीज में हो जाएंगे। तो फिर इनका जो ओवरऑल कैपेसिटेंस अगर C है then 1 upon C is 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3। अब ये वैल्यूज पुट कर दो भी। तो ये वैल्यूज पुट कर दी हमने C1 C2 C3 की, और फिर इसको सिंप्लीफाई करके सेम रिजल्ट आ जाएगा जो हमने ऊपर निकाला था अभी। सो दिस इज अनदर मेथड। तो ये सेम रिजल्ट आ जाएगा अभी, ठीक है। इसके बाद अभी कैपेसिटेंस विद पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक। तो मान लो हमने अब कुछ डाइलेक्ट्रिक भर दी प्लेट्स के बीच में, लेकिन पूरा स्पेस नहीं भरा हमने, थोड़ा स्पेस डाइलेक्ट्रिक से भर दिया और बाकी थोड़ा स्पेस खाली है, तो ये पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक। तो फिर इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी भी? देखो इसको भी हमें इसी मेथड से कर सकते हैं। तो सपोज डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस है T और सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स है D, और अगर हम ये वाला डिस्टेंस मान ले D1, ये वाला मान ले D3, तो फिर तीनों का सम हो जाएगा D, यानी D1 प्लस T प्लस D3 इज इक्वल टू D। तो यहाँ से D1 प्लस D3 आएगा D माइनस T। ठीक है भी। तो देखो जिस स्पेस में हमने डाइलेक्ट्रिक नहीं भरा वहां पे वैक्यूम है, वैक्यूम या एयर है, तो वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है। तो फिर यहाँ का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 हो जाएगा सपोज K1। तो फिर यहाँ का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 1 हो गया सपोज, यहाँ का भी K1 हो जाएगा, तो K3 1 K1 1 और इस K को K2 मान लो एंड अप्लाई दिस फार्मूला। तो व्हाट इज कैपेसिटेंस? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D1 अपॉन K1 1 हो गया भी,
तो D2 यहाँ पे T हो जाएगा और K2 K हो जाएगा, D3 अपॉन और K3 भी 1 हो जाएगा। तो फिर ये आ जाएगा C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D1 प्लस D3 प्लस T अपॉन K। और D1 प्लस D3 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे D माइनस T, तो यहाँ पुट कर दिया D माइनस T। तो फिर ये फार्मूला आ जाएगा C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T कॉमन ले लो, तो ये 1 माइनस 1 अपॉन K। ठीक है, तो फिर ये फार्मूला आ जाएगा। इसमें एक स्पेशल केस ले लेते हैं अभी। तो स्पेशल केस ये है कि अगर मान लो ये कंडक्टर है, इफ डाइलेक्ट्रिक इज ए कंडक्टर, तो अभी कंडक्टर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी होता है। तो फिर के को यहाँ पुट कर दो इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। तो फिर कैपेसिटेंस आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T। तो फिर ये फार्मूला आ जाएगा। तो अभी क्वेश्चन नंबर 33 देखो। Each of the two circular plates of parallel plate capacitor are 8 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो ये सर्कुलर प्लेट्स हैं और उनका डायमीटर दे रखा है। तो प्लेट का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और ये आर की वैल्यू 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। एंड 15 mm अपार्ट और उनके बीच का डिस्टेंस है 15 mm डी। एंड इबोनाइट प्लेट 0.5 सेंटीमीटर थिक, तो उसका टी हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर यानी 5 mm। और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 2.5। तो कैलकुलेट इट्स कैपेसिटी। तो फिर उसकी जो कैपेसिटेंस है वो ये हो जाएगी भी, अभी हमने फार्मूला किया। तो अप्लाई दिस फार्मूला, यहाँ वैल्यूज पुट कर दो भी। तो अभी वैल्यूज पुट करके आपका आंसर आ जाएगा 3.71 इंटू 10 की पावर -12 फेरेड। इसके बाद है इफ द प्लेट्स वर ऑफ कॉपर। तो अभी कॉपर एक कंडक्टर है, तो उसमें के की वैल्यू फिर इन्फिनिटी आ जाएगी। तो अगर प्लेट्स कॉपर की हुई तो फिर कैपेसिटेंस आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T। तो अगेन पुटिंग द वैल्यूज you will get the answer 4.45 into 10 की पावर -12 फेरेड। ठीक है भी, ये 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई किया है क्योंकि ये मिलीमीटर में है इसलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34। A capacitor consists of 7 square plates of side 2 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर प्लेट्स हैं और साइड 2 सेंटीमीटर, तो एरिया हो जाएगा 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। Placed one above the other with 1 mm thick mica between them. The first, third, fifth and seventh are connected to one point and second, fourth and sixth to other point. तो इस तरह से भी हमारे पास अगर 7 प्लेट्स हैं और अल्टरनेटली प्लेट्स कनेक्टेड वन टू वन पॉइंट एंड अदर अल्टरनेट प्लेट्स आर कनेक्टेड टू अदर पॉइंट। तो फिर इसमें हमने किया था कि जैसे अगर n प्लेट्स हों तो n-1 कैपेसिटर बनते हैं और वो सारे पैरेलल में होते हैं। तो यहाँ पे 7 प्लेट्स हैं तो फिर 6 कैपेसिटर बनेंगे और वो सारे पैरेलल में होंगे।
तो फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगी 6C, और एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होगी K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो फिर ये आ जाएगी नेट कैपेसिटेंस। The potential difference is 300 वोल्ट। तो कैलकुलेट द एनर्जी, तो एनर्जी हो जाएगी हाफ C इक्विवेलेंट इंटू V का स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर दी C इक्विवेलेंट की, 2 से कट के 3 आ गई ये, तो 3K और ये सारी वैल्यूज पुट कर दी, तो इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 5.71 इंटू 10 की पावर -6 जूल। ठीक है। आज क्वेश्चन नंबर 35। A parallel plate capacitor of plate area 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर and plate separation 10 to power -2 मीटर is charged to 100 वोल्ट। यानी हमारे पास कोई ये कैपेसिटर है, हमने इसको 100 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया, तो फिर इस पे जो चार्ज आएगा भी Q, तो वो आ जाएगा सेकंड पार्ट इसका जो है, तो चार्ज आ जाएगा C इंटू V, और C की वैल्यू होगी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये सेपरेशन D है अगर प्लेट्स के बीच, तो फिर चार्ज की वैल्यू आ जाएगी ये वैल्यू पुट कर दी, तो हमारा ये सेकंड पार्ट हो गया भी, तो ये आंसर आ जाएगा। फिर हमने क्या किया, बैटरी को रिमूव कर दिया, बैटरी को हटा दिया। तो बैटरी को अगर हटा दिया तो फिर चार्ज इस पे सेम रहेगा, क्योंकि सर्किट डिस्कनेक्ट हो गया, तो अब चार्ज इधर उधर फ्लो नहीं कर सकता, तो चार्ज ऑन दी बैटरी विल रिमेन सेम। और फिर हमने इसमें एक स्लैब भी डाल दी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका 7 है, तो यहाँ पे एक स्लैब डाल दी हमने जिसकी थिकनेस दे रखी है B। तो कैलकुलेट न्यू कैपेसिटेंस, तो फिर न्यू कैपेसिटेंस ये वाली हो जाएगी भी, तो यहाँ पे B आएगा, थिकनेस अब यहाँ पे B है, और ये वैल्यूज पुट कर दी एप्सिलॉन नॉट A D B, तो ये आ जाएगा 15.5 पिको फैरेड। ठीक है भी। फिर थर्ड पार्ट है भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एयर। तो भी एयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E नॉट, वो तो V अपॉन D हो जाएगा, तो V नॉट 100 है और D 10 की पावर -2, तो 10 की पावर 4 वोल्ट पर मीटर। मतलब जो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो एयर में इतना होगा, और डाइलेक्ट्रिक के अंदर इतना हो जाएगा भी E इक्वल टू E नॉट बाई K। तो ये आ जाएगा 1.43 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट पर मीटर। और फिर पूछा है भी न्यू पोटेंशियल डिफरेंस, तो फिर न्यू पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा Q अपॉन न्यू कैपेसिटेंस। तो न्यू कैपेसिटेंस मान लो C प्राइम, तो फिर आ जाएगा भी तो आपका आंसर आएगा 57.15 वोल्ट। ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 36। A parallel plate capacitor is to be designed with a voltage rating 1 kilovolt
तो हमने एक ऐसा कैपेसिटर बनाना है कि जो 1 किलो वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बेयर कर सके। तो 1 किलो वोल्ट यानी 1000 वोल्ट, यूजिंग अ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 10⁻⁷ वोल्ट पर मीटर। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है भी कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो बियर कर सके। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है यहाँ पे 10⁻⁷ वोल्ट पर मीटर। If electric field is not to exceed 10% of the electric strength, तो फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी प्लेट्स के बीच में वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लेंगे इसका 10% लेंगे, इसका 10%। तो फिर हो जाएगा 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। ठीक है। तो फाइंड द मिनिमम एरिया ऑफ प्लेट रिक्वायर्ड टू हैव अ कैपेसिटेंस ऑफ 50 पिकोफैराड। तो अभी तो सी का फार्मूला जैसे होता है के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो हमने एरिया निकालना है, तो यहाँ से ए कितना आ जाएगा, सी डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, और फिर डी यहाँ से आ जाएगा बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस होता है ए इंटू डी। तो डी की वैल्यू आ जाएगी वी अपॉन ई। तो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दोगे जो भी वैल्यू आपको दी हुई है। तो सी की वैल्यू 50 पिकोफैराड, पोटेंशियल 1000, के की वैल्यू 3, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, और ए 10⁻⁶। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भी। अच्छा, जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, अभी वो देख लो एक बारी क्या होती है। हमने जब ये किया था कि when we apply the external electric field, ऐसे चार्ज की सेपरेशन हो जाती है। अगर हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक लिमिट से ज़्यादा लगा देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं फिर वो एटम्स या मॉलिक्यूल से बाहर आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स में कम आउट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स if electric field is applied beyond a certain limit। तो फिर वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जिसके लिए कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर आने स्टार्ट हो जाएं, तो जब देखो जब इलेक्ट्रॉन बाहर आने स्टार्ट हो जाएंगे ऐसे, तो उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। और जिस इलेक्ट्रिक फील्ड पे ये डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होगा उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। तो व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ? तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल इज बेसिकली तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है अभी? तो यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो फिर इलेक्ट्रॉन से बाहर आने स्टार्ट हो जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन बाहर आने स्टार्ट हो जाएंगे तो उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो वहाँ तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगा सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर ना आए। तो दैट मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड which a material can bear so that electrons don't come out, so that is known as dielectric strength of the material. So it is the maximum electric field which a material can bear before dielectric breakdown।
तो दैट इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो फॉर एग्जांपल एयर का जो होता है अभी, एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है, इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। तो जो एयर अभी वो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम बियर कर सकती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा तो फिर एयर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उनका ब्रेक डाउन हो जाएगा, एंड आफ्टर ब्रेक डाउन मटेरियल बिकम्स कंडक्टिंग। आफ्टर ब्रेक डाउन मटेरियल बिकम्स कंडक्टिंग। तो जैसे जब लाइटनिंग वगैरह होती है, अभी लाइटनिंग जब होती है तो उसमें यही कंसेप्ट होता है कि जो क्लाउड्स हैं वो उनके आपस में टकराने से ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन देम सो मच इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड, और वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस वैल्यू से ज़्यादा हो जाए क्लाउड्स के बीच, तो फिर वहाँ पे एयर का डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन हो जाता है एंड चार्जेज स्टार्ट leaking out of the molecules which we see in the form of lightning। तो उससे स्पार्किंग प्रोड्यूस होती है भी, और वो स्पार्किंग हम देखते हैं लाइटनिंग की फॉर्म में, ठीक है। तो ये है भी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो अभी इस क्लास में हम इतना ही करते हैं, रिमेनिंग वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।